बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ जाते हैं डिजीज़ काज़ बाय म्यूटेशन इन जेनेटिक एन्कोडिंग एंजाइम प्रोटीन्स। अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो एंजाइम्स प्रोटीन्स होंगे, सही है। और जितनी भी एंजाइम प्रोटीन्स की एबनॉर्मेलिटी है, इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटी है या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, वो सारे के सारे ऑटोसोमल रिसेसिव होंगे, सही है। इसमें फिनाइलकीटोनुरिया आता है, गैलेक्टोसीमिया आता है और इसके आखिर में लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है, जो कि इसके अंदर बहुत सारे डिजीज़ आते हैं। पहले नंबर पर है फिनाइलकीटोनुरिया, पीकेयू, से ही इसके बहुत टाइप्स है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्कस किया है ये क्लासिक टाइप डिस्कस किया है, इसे ही रोबिन पैथोलॉजी में। अब फिनाइलकीटोनुरिया, फिनाइल कीटोन एक तरफ मतलब ऐसे ही है इस वर्ड से, और दूसरी तरफ यूरिया यानी कि यूरिन। इसका मतलब है कि एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिनाइल कीटोन, जो कि जब प्रेजेंट होते हैं हमारी यूरिन में, जब हमसे यूरिन में एक्सक्रीट होता है, तब हम इसको कहते हैं फिनाइल कीटोनुरिया कहते हैं, सही है। अब नॉर्मली क्या होता है कि एक अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड है, हम डाइट के थ्रू उसको लेते हैं, हमारे बॉडी उसको उसको खुद प्रोड्यूस नहीं करती, सही है। तो एक एंजाइम है फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज, और ये एक कोफैक्टर टेट्रा हाइड्रोबायोप्टिन के साथ मिलकर क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। और आगे ये जो टायरोसिन होता है ये कन्वर्ट होता है डोपामिन में, एपिनेफ्रिन में, नॉरएपिनेफ्रिन में और मेलानिन में। यानी कि एंड प्रोडक्ट जो बनेंगे फिनाइल एनिलीन से वो ये होंगे, सही है। टायरोसिन अगेन एक अमीनो एसिड है। अब इसके अलावा जो फिनाइल एलेनिन है उस पर दूसरा एंजाइम भी एक्ट करता है, जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन ट्रांसअमाइनेज। वो इसको कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, फिनाइल कीटोन में। लेकिन फिनाइलकीटोनुरिया में ऐसा होता क्या है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। जब होमोजाइगस कंडीशन होते हैं, दोनों एलील रिसेसिव और म्यूटेटेड होते हैं, तो जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है ये एंजाइम्स एब्सेंट रहते हैं। और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, यूनिट 10,000 में ये एक बंदा जो थे इससे इफेक्ट होता है, सही है। अब एक और बात, जब ये फिनाइल एलेनिन क्या है ये म्यूटेटेड हो गया, सही है। जब ये म्यूटेटेड होगा इसका मतलब ये कि टायरोसिन की लेवल डिक्रीज होगा। टायरोसिन की लेवल जब डिक्रीज होगा तो डोपामिन की भी डिक्रीज होगा, एपिनेफ्रिन की भी होगा, नॉरएपिनेफ्रिन की भी होगा और मेलानिन की भी होगा। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो फिनाइल एलेनिन है इसका कंसंट्रेशन हमारे साथ बॉडी में इंक्रीज होगा। इसके अलावा जो फिनाइल एलेनिन ट्रांसअमाइनेज है वो इसको कन्वर्ट करेगा फिनाइल कीटोन में, तो इसका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि फिनाइल कीटोनुरिया में फिनाइल कीटोन और फिनाइल एलेनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और टायरोसिन की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगा। अब जब फिनाइल कीटोन और फिनाइल एलेनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एज अ रिजल्ट हमारे प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं हाइपर फिनाइल एलेनीमिया, सही है। पहले हमें हाइपर फिनाइल एनीमिया हो गया, हमारे जो फिनाइल एनेलिन थे वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो गए। फिर एक खास कंसंट्रेशन के बाद क्या हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारी किडनी को इफेक्ट कर देते हैं और किडनी के थ्रू हमसे एक्सक्रीट होते हैं। फिर इसको कहते हैं फिनाइल कीटोनुरिया। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि फिनाइल एलेनिन का जो सीरम लेवल होता है जब वो नॉर्मल के 5 टाइम्स होता है, 5 टाइम्स होता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, फिनाइल एलेनीमिया। ये हमारे ब्लड में रहते हैं, एक्सक्रीट नहीं होती। लेकिन जब ये 5 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाती है तब ये यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं और फिर इसको हम कहते हैं पीकेयू। फिनाइल कीटोनुरिया जो होता है, जितने भी ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है एंजाइम्स की, मोस्टली चाइल्ड इफेक्ट करते हैं, ऐसे हैं। तो ये क्या करते हैं, आफ्टर बर्थ, फ्यू वीक आफ्टर बर्थ ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट को क्या कर देते हैं, एबनॉर्मल कर देते हैं, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है, बंदे की मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। सीजर्स होते हैं, जाहिर बात है यहाँ पर डोपामिन एपिनेफ्रिन नहीं है तो सीजर होंगे, सही है। इसी वजह से जिस तरह पार्किंसंस में होते हैं, पिगमेंटेशन डिक्रीज हो जाते हैं, यहाँ पर मेलेनिन की कंसंट्रेशन कम होगा जो कि हमारी बॉडी को कलर देते हैं। इसी वजह से इस बंदी को जो हेयर कलर है, स्किन कलर है या आई कलर है वो कम रहता है, सही है। एक्जिमा होता है, हमारे स्किन के ऊपर जो होते हैं डिफरेंट एबनॉर्मल लीजन्स आ जाती है। और इसके अलावा जो 2/2 तल के हैं वो वॉक नहीं कर सकते और 1 तल जो होते हैं वो बातें नहीं कर सकते, सही है। अब एक फीमेल पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट हो जाए तब क्या हो जाता है, सही है। जब उसमें फिनाइल एलेनिन ज़्यादा हो जाते हैं या इसका मेटाबोलाइट फिनाइल कीटोन वगैरह है ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये प्लेसेंटा क्रॉस कर देते हैं। और जब ये प्लेसेंटा क्रॉस कर देते हैं ये जाकर वो जो बच्चा उसके पेट में है उसको इफेक्ट करता है। उसमें फिर क्या क्या कंडीशन नज़र आती है, इसका मेंटल रिटार्डेशन होता है, सही है। दूसरा ये माइक्रोसेफेली विकास करते हैं। अब ये जो होते हैं माइक्रोसेफेली मेंटल रिटार्डेशन से क्या सीन है, ये इस तरह की सीन है कि फिनाइल एलेनिन के साथ जो ये एंजाइम है ये इन्वॉल्व होते हैं माइलेशन ऑफ द नर्व्स में, से है एंट्रेक्ट्स में,
इस वजह से वहाँ पर जो होते हैं मेंटल रिटार्डेशन होता है। और इसके अलावा जो डोपामिन है और एपिनेफ्रिन है, ये हमारे ब्रेन में डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह काम करते हैं, तो ये भी इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हार्ट डिफेक्ट्स भी आती है और इंटेलेक्चुअल डिफेक्ट्स भी आती है, सही है। फिर हमने स्टडी किया कि जो पीनाइल कीटोनुरिया है ये ऑलमोस्ट 500 म्यूटेशन की वजह से बनी होती है, सही है। इसमें जो 98% म्यूटेशन होते हैं उसमें मुकम्मल जो होते हैं पीनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होते हैं वो एब्सेंट रहता है। और जो 2% होते हैं उसमें हमने देखा कि इसके साथ जो कोफैक्टर है टेट्राहाइड्रोबायोटिन ये एब्सेंट होता है, सही है। और ये एब्सेंट किस तरह होता है, ये रिसाइक्लिंग नहीं करता। इसका मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर जब पीनाइल एलिनिन के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किस चीज़ में, टायरोसिन में, बाय द एक्शन ऑफ पीनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज विद कोफैक्टर BH4 या टेट्राहाइड्रोबायोटिन, सही है। तो इसके साथ जो BH4 है ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, सही है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाता है इसके साथ साथ, सही है, जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोबायोप्टिन, यानी कि इससे सॉरी ये भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, सही है, ब्लू हाइड्रोजन रिमूव हो गई। फिर ये जो डाईहाइड्रोबायोप्टिन है इसका वापस कन्वर्ट होना टेट्राहाइड्रोबायोप्टिन में ज़रूरी होता है, सही है। तो यहाँ पर इसके साथ NADH जो होते हैं मिलकर डाईहाइड्रो टेरिडीन रिडक्टेज एंजाइम्स की मदद के थ्रू ये चले जाते हैं किस चीज़ में, वापस BH4 में, से है। तो अब ये इसका ये जो रिसाइकलिंग होता है ये ब्लॉक होता है 2% में, ये वाली बात की है, सही है। फिर इसमें सिम्टम्स डिस्कस करते हैं कि जो होते हैं आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ बर्थ सारी सिम्टम्स अपीयर होते हैं। जो फिनाइल एलिनिन का है ये इसका बहुत ज़्यादा मस्टी ऑर्डर होता है, स्मेल होता है, इस वजह से ये जो स्मेल होता है स्वेट और यूरिन में से आता है। हाइपोपिगमेंटेशन होते हैं, यानी कि स्किन हेयर्स और आईज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। सीजर्स आती है, नॉर्मल मूवमेंट्स जिसको कहते हैं। माइक्रोसिपेली आती है, यानी कि उसका सर जो होते हैं नॉर्मल से कम साइज़ में होता है। और इसके अलावा उसको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, किसी चीज़ को अच्छी तरह याद नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर है गैलेक्टोसीमिया, सही है। ये भी 2 वर्ड से बना है, गैलेक्टो और सीमिया, सही है, यानी कि हमारे ब्लड में गैलेक्टोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना। ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिस तरह मैंने बोला सारे एंजाइम जो होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसकी जो डिसऑर्डर है इसका जो होता है दोनों एलील म्यूटेटेड हो और रिसेसिव हो, सही है। और इसका फ्रीक्वेंसी जो होते हैं 1/6000 होते हैं, सही है, 60,000 होते हैं। अब इसमें नॉर्मली क्या होता है कि एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, लेक्टेज है। ये लेक्टोज को कन्वर्ट करते हैं गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। फिर ये जो गैलेक्टोज होता है ये एक और एंजाइम कन्वर्ट करता है अगेन ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हमारे बॉडी में एज अ मेटाबोलाइट यूज होता है। ये जो एंजाइम है इसका नाम है गाल्ट, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, सही है, इस तरह बहुत बड़ा नाम है। अब क्या होता है कि एक जीन होता है उसी एंजाइम के नाम से है, गाल्ट के नाम से है। ये जो गाल्ट जीन इसमें जब म्यूटेशन आ जाते हैं तो हमारे साथ ये जो गाल्ट एंजाइम है ये भी म्यूटेटेड हो जाता है, या बिल्कुल एब्सेंट रहता है या एबनॉर्मल रहता है। अब जब ये गैलेक्टोज ग्लूकोज को कन्वर्ट होता है ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, लेकिन जो मेन स्टेप है या हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं उसमें ये इन्वॉल्व होता है, सही है। जब ये एंजाइम जो होते हैं ये म्यूटेटेड रहते हैं तो हमारे बॉडी में अकोमुलेशन होती है किस चीज़ की, गैलेक्टोज की और इसकी मेटाबोलाइट्स की। इसकी मेटाबोलाइट्स में एक सॉरी गैलेक्टोज की और इससे पहले जो इसके बाद इसके जो इंटरमीडिएट्स बनती है उसकी, सही है। एक एंजाइम है अल्डोज रिडक्टेज, वो इसको कन्वर्ट करते हैं गैलेक्टिटोल में, जो इसका अल्कोहल फॉर्म है और ऑस्मोटिकली बहुत एक्टिव है, यानी कि अपने तरफ वाटर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और कुछ और मेटाबोलाइट्स भी है, सही है। ये कहाँ पर अकोमुलेट होते हैं, ये हमारी लिवर में, जिसकी वजह से हेपेटोमेगेली होती है, हमारे लिवर साइज में इंक्रीज होते हैं। स्प्लीन में डिफ्यूज होते हैं, ये आई लेंस में डिफ्यूज होते हैं, गैलेक्टिटोल खासकर यहाँ पर डिफ्यूज होते हैं, एज आ रिजल्ट कैटरेक्ट होते हैं और लेंस की स्विलिंग होती है। किडनी में डिफ्यूज होते हैं, एज आ रिजल्ट किडनी के डिप्यूल्स डैमेज होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी गैलेक्टिटोल जो होते हैं वहाँ पर डिफ्यूज होता है, जिसके रिजल्ट में ये क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और ब्रेन एब्नॉर्मलिटीज काज कर देते हैं, सही है, ब्रेन टिश्यू की डैमेज करते हैं। अब इसके डायग्नोसिस हम किस तरह सॉरी फीचर्स पर आ जाते हैं, सही है। अब इसको बहुत ज़्यादा वो लिखा हुआ है लेकिन मैंने ऑर्डर में दिया है इसलिए सारे हर जगह हेडिंग्स नजर आती हैं। लिवर में ये क्या करते हैं, जाहिर बात है जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो वहाँ पर लिवर की साइज इंक्रीज कर देते हैं, हेपेटोमेगेली जिसको कहते हैं, सही है। एट फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ ये अपीयर हो जाते हैं। इसके अलावा जो बिलिरुबिन डिफरेंट बिलिरुबिन होते हैं उसकी कंजुगेशन ये कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे हीमोग्लोबिन के वो हमारी स्किन में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि येलोनेस काज करते हैं, जॉइंटनेस काज करते हैं। इसके अलावा जो गैलेक्टिटोल है ये इसका अल्कोहल फॉर्म है तो इसलिए ये सिरोसिस करता है जिस तरह अल्कोहल करता है लिवर की, सही है। फिर आई पर आ जाते हैं, आई में इसका कौन सा प्रोडक्ट डिफ्यूज होता है, गैलेक्टिटोल। ये गैलेक्टिटोल वहाँ पर टोनिसिटी काज करते हैं, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। और एज अ रिजल्ट हमारे साथ 2 चीज़ें होती है, एक कैटरेक्ट होते हैं गैलेक्टिटोल के डायरेक्ट डिपोजिशन की वजह से, और इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से लेंस स्विल हो
जाता है, सही है। दोनों जो होते हैं खतरनाक एबनॉर्मेलिटीज है। फिर ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या करते हैं, वहाँ पर गैलेक्टोल की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ब्रेन को डैमेज पहुंच जाती है। एज अ रिजल्ट क्या हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होती है, लॉस ऑफ नर्व सेल्स होता है, और इसके अलावा ग्लायोसिस एंड एडेमा होता है। तो इन सारी चीज़ ये चीज़ें क्यों किस वजह से हो गई, क्योंकि ब्रेन की टिश्यूज डैमेज हो गई सी। फिर किडनी में ये क्या करते हैं, किडनी में जो गैलेक्टोज होता है, ये जो गैलेक्टोज है और गैलेक्टोज 1 फास्फेट है, जब ये वहाँ पर अकोमुलेट हो जाते हैं तो किडनी की ट्यूब्यूल्स को, नेफ्रॉन्स वगैरह को ये डैमेज पहुंच जाते हैं, सही है। जिसकी वजह से अमीनो एसिड की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो इम्पेयर हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। नॉर्मली अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करती थी, सही है। अब ये अमीनो एसिड क्या होगा, ये यूरिन में ही जाएगी, जिसकी हम क्या कहते हैं, अमीनोसिडोरिया, सही है। अब सेप्टिसीमिया आ जाती है। सेप्टिसीमिया नॉर्मली इसको कहते हैं जब इन्फेक्शन या इन्फेक्शस मटीरियल हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, जो ई कोलाई है ये पॉइजनिंग करता है टू द ब्लड, हमारे ब्लड में ये आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, इससे डेथ भी हो सकती है, सही है। तो इसके मेन फीचर्स है जिससे हम इसको पहचानते हैं। अब इसके डायग्नोसिस से हमें क्या क्या पता चलते हैं, एक हम जब एक बंदे को कैटरेक्ट हो, सही है। दूसरा हम एक ऐसा टेस्ट कर देते हैं ब्लड के और यूरिन की जहाँ पर गैलेक्टोज की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा हम जो गाल्ट एंजाइम है, सही है, एक ब्लड ले लेते हैं बंदे से, उसके स्पॉट्स की हम फ्लोरेसेंट रेजिंग करते हैं, यानी कि डिफरेंट लाइट एमिशंस के थ्रू हम इसको देखते हैं, सही है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट मदर होती है, सही है, उसमें हम एंटीनेटल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि डिलीवरी से पहले एग्जामिनेशन करते हैं। वो किस तरह करते हैं, वहाँ से अमनियोटिक फ्लूइड ले लेते हैं और जो गैलेक्टोल है, सही है, इसको हम उसमें डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर प्रेजेंट हो तो फिर ये होगा, सही है। इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो हम पहले डाइट पर फोकस करेंगे। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन हम लिखते हैं गैलेक्टोज की और लैक्टोज की, और ये दोनों कहाँ पर प्रेजेंट हुए, मेनली जो लैक्टोज है ये मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है, सही है। तो इस तरह हम डेयरी प्रोडक्ट क्या कर देते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं। अगर हम न्यू बॉर्न बेबी को ये स्टॉप कर देते हैं तो इसका सारा डेवलपमेंट क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अगर हम ओल्ड पेशेंट को ये स्टॉप कर देते हैं, उसमें स्पीच डिसऑर्डर, गोनेडल फेलियर, या इसके अलावा एटेक्सिया, जो कि वो एबनॉर्मल मूवमेंट होती है, अनकोऑर्डिनेट मूवमेंट, ये हो सकते हैं। इसकी समरी में 2-3 बातें की थी। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें लेक होते हैं गाल्ट एंजाइम के अकोमुलेशन होते हैं गैलेक्टोल के और मेटाबोलाइट्स या गैलेक्टोज 1 फास्फेट की, सही है। क्लिनिकल फीचर में जॉइंटिस है, लिवर डैमेज है, कैटरेक्ट है, न्यूरोनल डैमेज है, वोमिटिंग है, डायरिया है। वोमिटिंग एंड डायरिया किस वजह से होती है, इन्फेक्शन की वजह से, ई कोलाई सेप्सिस या वो होता है, सही है, सेप्टिसीमिया। ये सारी इनकी कॉम्प्लिकेशन है। तो ये इसकी समरी थी। अब लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ पर आते हैं। पहले इसकी जनरल डिस्कशन है, फिर इसकी जो स्पेसिफिक डिजीज़ है उसको डिस्कस किए। इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं कि लाइसोसोम क्या है, ये हमारे सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और सेल के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को ये डाइजेस्ट करते हैं। फिर ये जो लाइसोसोम होते हैं इसमें क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, जो कम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, ताकि हमारी बॉडी उसको एज अ मेटाबोलाइट यूज़ कर सके, या इसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करके हमारे जान छूटे, सही है। इस कम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस में स्पिंगोलिपिड्स है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स वगैरह हैं, सही है। फिर ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लाइसोसोम को किस तरह एंटर होते हैं, तो इसके बारे में कहते हैं कि या तो ऑटोपेग ऑफ द इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल है, सही है, यानी कि ये सेल है, इसके अंदर ये लाइसोसोम है, ये इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल है, तो ये हमारा ये लाइसोसोम ले लेती है अपने अंदर, इसको ऑटोपेगी कहती है। या पेगोसाइटोसिस होते हैं फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर पेस, ये सेल के बाहर एक चीज़ है, पहले ये सेल अपने अंदर ले लेते हैं, जब ये अंदर आ जाता है फिर ये अंदर जाकर लाइसोसोम के अंदर जाते हैं। तो या तो ये पेगोसाइटोसिस के थ्रू लेगा या ऑटोपेगी के थ्रू लेगा। अब ये जो स्टोरेज होते हैं इसका क्या नाम है कि लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो लाइसोसोम जो होते हैं नॉर्मली डाइजेस्ट करना चाहते हैं, अब वो स्टोर होते हैं, सही है, लाइसोसोम्स में या सेल के अंदर। तो उसको किस तरह होते हैं, तो उसके लिए भी 2 तरह के तरीके इन्होंने एक्सप्लेन किए, सेकेंडरी और प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या कहते हैं, सॉरी पहले प्राइमरी पढ़ लेते हैं, सही है। प्राइमरी में क्या कहते हैं कि जब कोई म्यूटेशन हो या इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हो, ये भी क्या होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, जिसकी वजह से जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो एब्सेंट हो, तो फिर क्या होगा, अकोमुलेशन होगा लाइसोसोम्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये अंदर आ जाएगा लेकिन यह लाइसोसोम के अंदर एंजाइम नहीं है ताकि इसको डाइजेस्ट कर सके, इसको ब्रेक कर सके, डिग्रेडेट कर सके। इसी वजह से ये लाइसोसोम के अंदर अकोमुलेट हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे लाइसोसोम जो होते हैं वो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं और उसका फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, सही है। सेकेंडरी में क्या कहते हैं कि जो ऑटोपेगी है इसमें इम्पेयरमेंट आ जाते हैं, यानी कि ये पेगोसाइटोसिस के थ्रू ये भी अंदर आ गया और जो हमारे ऑटोपेगी के लिए मटेरियल सेल के अंदर है वो भी अंदर है, लेकिन ये लाइसोसोम के अंदर नहीं जाती। ये किस तरह नहीं, ये इसमें क्या हो जाता है, इसका ये जो चीज़ें हैं ये नहीं है, सही है।
ये जो ऑटोफेगिक सब्सटेंसेस है, जिस तरह क्या है, पॉलीयूबिक्विनेटेड प्रोटीन्स है या ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है जो काम की नहीं है आपसे है, इफेक्टेड है या इफीटी है, सही है। ये जो पॉलीयूबिक्विनेटेड प्रोटीन्स है या पेगोसाइटिक प्रोटीन्स है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स की टॉक्सिसिटी कस कर देती है, और ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों क्या कर देते हैं, ये सेल डेथ करते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू, एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू से है। तो ये दोनों क्या करते हैं, सेल के लिए अच्छा नहीं है। अब सिक्स लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जो है वो हमने आइडेंटिफाई की है। इसमें जो हमने देखा क्या होता है, एबनॉर्मेलिटीज होती है या लाइसोसोमल इंजाइम्स में होती है या लाइसोसोम्स की प्रोटीन्स में होती है, या जब लाइसोसोम्स के मेम्ब्रेन में होते हैं उसको एंडोसोमल सॉर्टिंग कहते हैं, क्योंकि जब लाइसोसोम एक चीज़ अब सेल के अंदर आ जाता है वो लाइसोसोम के साथ मिल जाता है, सही है। पहले इसको एंडोसोम कहते हैं, जब इसके साथ मिल जाता है इसको फिर पेगोलाइसोसोम इस तरह कहते हैं। इसके बारे में ये कहते हैं कि ना कि ये जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है ये कुछ और डिजीज़ भी कज करते हैं, क्योंकि दो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है, गॉचर है और नीमेन पिक टाइप सी है, सी है। जो गजर होते हैं इसमें बंदे को पार्किंसन डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह नीमेन पिक डिजीज़ में अल्जाइमर की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो होता है हमारे लाइसोसोम्स की मल्टी फंक्शनल एबिलिटी की वजह से होते हैं, सही है। किस तरह ये मल्टी फंक्शनल एबिलिटी करती है, ऑटोफेगी में भी इन्वॉल्व होते हैं, सही है। डिफरेंट एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स को सेल के अंदर ले जाते हैं और सेल को बचाता है उसके साइड इफेक्ट से, सही है। इम्यूनिटी में भी इन्वॉल्व होते हैं, कोई फॉरेन मटेरियल वगैरह आ जाते हैं उसको भी पेगोसाइटोस करके बॉडी में ख़त्म कर देती है। इसके अलावा ये डिफरेंट मेम्ब्रेन्स की, ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन या सेल की मेम्ब्रेन्स में भी हेल्प करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं। अब ये जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होते हैं ये फेटल होते हैं चाइल्डहुड में। क्यों फेटल होते हैं, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिक इम्पेयरमेंट के साथ साथ क्या कर देते हैं, एक और सिस्टम की भी डिसरेगुलेशन करती है, हमारे इम्यून सिस्टम की, सही है। जिस तरह अगर हम गॉचर डिजीज़ को देखें और म्यूकोपोलीसैकेराइडोसिस देखते हैं, इसमें फिर जो टाइप 5-7 है, सही है। इसमें क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, उसका फंक्शन कम हो जाते हैं। नीमेन पिक टाइप सी में हम देख लेते हैं तो इसमें हमारा इम्यून सिस्टम का ओवर फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ भी खास हो सकती है, सही है। अब यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि डिफरेंट 6 टाइप्स है लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज़ की, लेकिन इन सब में कुछ जो होते हैं कॉमन फीचर्स रखते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये डिजीज़ क्या है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है। नंबर फर्स्ट, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होंगे, सही है। दूसरा, इसके पेशेंट जो होंगे वो या इन्फेंट्स होंगे या यंग चिल्ड्रंस होंगे, सही है। इसके अलावा जो स्टोरेज ऑफ इनसॉल्युबल इंटरमीडिएट्स है, जिस तरह क्या है, ये कहाँ पर स्टोर होंगे, मोनोन्यूक्लियर पेगोसाइटिक सिस्टम की जो मैक्रोफेजेस में माइक्रोसाइट्स वगैरह ये चीज़ें, सही है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है, हेपेटोस्प्लिनोमेगेली होती है, क्योंकि ये चीज़ें जो होते हैं इसके प्रोडक्शन वगैरह मेनली कहाँ पर होती है, हमारे लिवर में होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो होते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और न्यूरोनल डैमेज जो होते हैं ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। हमारे सेल्स की डिसफंक्शन होती है, जिसकी वजह से अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होते हैं वो उसके अंदर होते हैं, या कुछ सेकेंडरी इवेंट्स होते हैं, जिस तरह क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाती है, वो डिफरेंट डिजीज काज कर देते हैं, या जो साइटोकाइंस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, वो डिफरेंट इन्फ्लेमेशन वगैरह काज करते हैं। अब ये बुक की एक डायग्राम है, सही है। ये एक कम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सट्रेट है, ये सेल के अंदर पहले चला जाता है, किन प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू जो सेल पेगोसाइटोसिस करते हैं, सही है। पहले ये नॉर्मल लाइसोसोम, ये हमारा लाइसोसोम है, सही है, ये सेल के अंदर आ गया पेगोसाइटिक के थ्रू, या ये कोई ऑर्गेनेल तहसील के अंदर था, ये हमारे क्या है, लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम के अंदर फिर आ जाती है, ये डिफरेंट स्टेप के थ्रू फिर डिग्रेड हो जाती है नॉर्मली, सही है। लेकिन जब लाइसोसोमल एंजाइम की डिफिशियंसी होती है तो ये अंदर आ जाते हैं, लेकिन फिर इसकी क्या होती है, अकोमुलेशन होती है, सारे जमा हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ डिग्रेडेशन, सही है, और इससे बाहर नहीं जाते। एज अ रिजल्ट यहाँ पर जब ये स्टोर हो जाते हैं तो दो तरह के स्टोरेज थे, एक प्राइमरी स्टोरेज थी जब ये डायरेक्टली स्टोर हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जब ये इसके अंदर नहीं आते और बाहर स्टोर होते हैं, सही है। जब ये स्टोर होते हैं नॉन मेटाबोलाइज प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो फिर जो हमारा ऑटोसोमल सिस्टम होता है, जो ऑटोफेगोसोम्स होते हैं, सही है, यानी कि सेल के अंदर होते हैं डिफरेंट एक्स्ट्रा सेलुलर अनडिग्रेडेड मटेरियल जो उसके साथ मिल जाती है लाइसोसोम के साथ, और वो डिग्रेड होते हैं, वो डिफेक्टिव होते हैं, सही है। तो इसलिए ये वहाँ पर ही रहते हैं, सही है। इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज हो सकते हैं, इसके अंदर ही नहीं जा सकते लाइसोसोम्स के अंदर, तो एज अ रिजल्ट अकोमुलेशन ऑफ प्रोटीन को टॉक्सिसिटी कस करेंगे, और वो सेल के डैमेज कस करेंगे, जो कि लीड करेगा सेल डेथ को बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। या वहाँ पर जो एबेरेंट या एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, वो अकोमुलेट होंगे, वो फ्री रेडिकल्स रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से सेलुलर डैमेज होगा, और वो भी एपोप्टोसिस के थ्रू सेल की डेथ काज करेगा, सही है। तो ये इस टेबल में डिस्कस किए। फिर इस टेबल जो होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कहते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस है, फिर कौन सा एंजाइम डिफिशिएंट है वो डिस्कस किया, और फिर यहाँ पर मेजर अकोमुलेटिंग मेटाबोलाइट्स डिस्कस किए। तो ये बहुत ज़्यादा है, थोड़े थोड़े डिस्कस करते हैं।
तो इसमें पहले नंबर आता है ग्लाइकोजिनोसिस या टाइप 2 प्रोमो डिजीज़। इसमें जो होते हैं ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन के डिग्रेडेशन के लिए जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं 1,4 ग्लूकोसाइडेज वो एब्सेंट रहता है, सही है। इसके अलावा स्पिंजोलिपिडोसिस, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्पिंजोलिपिड्स अकोमुलेट होंगी, क्योंकि इनके लिए डिग्रेडेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो डिफिशिएंट रहते हैं। इसमें हम टेसेक डिजीज़ जो होते हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे आगे से ही। सल्फेडोसिस हम पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि ऐसे फैट्स जिसमें सल्फेट्स इन्वॉल्व होते हैं वो इसमें क्या हो जाते हैं, अकोमुलेट हो जाते हैं सेल के अंदर, क्योंकि उनकी जो कैटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स होते हैं वो डिफिशिएंट रहते हैं, सही है। तो इसमें जो होते हैं गौचर डिजीज़ है और निमेम्पिक टाइप ए, टाइप बी है और निमेम्पिक टाइप सी है, वो हम डिस्कस करेंगे। म्यूकोफोलिसैकेराइडोसिस जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो कम्प्लेक्स शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, सही है। तो इसमें जो होते हैं डर्माटेन सल्फेट हो गया, हेपरिन सल्फेट हो गया, ये अकोमुलेट हो जाते हैं, सही है। म्यूकोलिपिडोसिस क्या हो जाते हैं, इसमें दोनों जो लिपिड्स होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो दोनों जो होते हैं अकोमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि इनके डिवीजन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो नहीं होते। इसमें कौन से अपलेट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स सेल के अंदर अकोमुलेट हो जाते हैं, सही है। इसके अलावा फ्यूकोसाइडोसिस जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, फ्यूकोस कंटेनिंग स्पिंगोलिपिड्स होते हैं, यानी कि लिपिड्स भी होते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन्स के साथ साथ जो फ्यूकोस इन्वॉल्व होते हैं वो चीज़ें अकोमुलेट हो जाती है, सही है। इसके अलावा मेनोसाइडोसिस है, इसमें भी जो होते हैं मेनोस कंटेनिंग ओलिगोसेकेराइड जो कम्प्लेक्स शुगर्स है वो अकोमुलेट हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो डिजीज़ है ये खुद ही नाम बताता है एस्पायर ग्लाइकोसेमिनोरिया, सही है। इसके अंदर क्या हो जाता है, यूरिन्स के अंदर बहुत ज़्यादा एस्पार्टाइल ग्लाइकोसामीन जो होते हैं वो रिलीज हो जाता है, सही है। इसका नाम है एस्पार्टाइल 2 डीऑक्सी 2 एसेटामिनो ग्लाइकोसामीन, सही है। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये लाइसोसोम्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर होना स्टार्ट कर देते हैं, सही है। इसके अलावा वॉलमैन डिजीज़ है, इसमें एसिड लाइपेज जो होते हैं ये एंजाइम डिफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर और ट्राइग्लिसराइड्स के डाइजेशन नहीं होते और ये हमारे सेल के अंदर अकोमुलेट हो जाते हैं, सही है। एसिड फॉस्फेटेज की डिफिशियंसी आ सकती है, क्योंकि इसमें जो होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं लाइसोसोमल एसिड फॉस्फेटेज ये एब्सेंट रहते हैं। इसके साथ साथ जो फॉस्फेट ईस्टर्स होते हैं ये अकोमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।